गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपए पैसे देकर उसके घर वापस भेज देता था। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती थी। मैं हैरान थी कि यह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीखें निकल गई कि वह मेरे आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुझे पता है कि गांव की मुखिया फिर से शादी कर रहा है? मैं यह सुनकर हैरान हो गई। अभी पिछले ही साल तो उसने शादी की थी और अपनी बीबी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरान से पूछा कि वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत देर तक देकर उसके घर वापस भेज देता है। सोना चांदी जेवरात और बहुत से मालो दौलत के ऐसे कोई भी लड़की बेवकूफ़ हो जाएगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना है कि गांव की मुखिया की नज़र तुझ पर न पड़े, वरना अगली बीवी उसकी तुम बन जाओगी, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली हूँ। असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव की रस्म रिवाज का, गांव के मुखिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी फिर शाम हो गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं। पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चलेगी, लेकिन उसकी किस्मत सुनने के बाद मुझे बहुत डर लगा, इसलिए मैंने अपने मुँह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। हम शादी पर पहुँच गए तो मैं एक धूमधार देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़की पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, लड़कियां अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ी हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला है कि वह शादियों पर शादियां करता रहता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी के वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग की लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो कि एक रात की शादी के लाखों रुपए खर्च कर देता है और दूसरी तरफ हम हैं जैसे गरीब लोग जो कर्जों के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेने से भी दुर्चार हैं। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें हैं। हमारा कोई भी भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले से छोटी सी दुकान भी लगा ली थी, जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए। कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा ताकि सब बिक ना जाए। पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले गए जहाँ वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुँह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती, पर मेरी 2 छोटी बहनें
चुप चुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। वह रोते हुए कह रही थी, काश हम पैदा ही न हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूं भूखा न रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनों की गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोता देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली गई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आ गई। मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग आई। घर आकर भी मेरा दिल डर डर की वजह से थक थक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्ज़ाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में हिमांशी चली आई। कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गई और इसी खौफ के खासर में मुझे तेज बुखार आ गया। मैं शाम को तक बुखार में तड़पने लगी। माँ मुझे खाना बनाने का कह रही थी, मगर मेरे साथ जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चाय करने लगी तो चीख कर पड़ी। फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया जो सबका इलाज करता। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, माँ से कहते हुए बाजार निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखे। ज़्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घुटते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुझे, क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करके माँ को बता दिया, गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को न समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे डर लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट पीट कर इससे पहले कि माँ को समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्हें भी शायद साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बिठाया और माँ के चाय को बनाने को कहा। गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। हालांकि वह अमीर इंसान था तो गरीबों की चाय कैसे पी सकता था। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो माँ को हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं, जो रुपया पैसा के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे पर अपनी बेटी को दागादार में नहीं डालेंगे। मुखिया बात करके चला गया। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था कि बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे सर पर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया जी को जवाब दे दिया था, क्योंकि मैंने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी उसी साल आखिरी में मेरी शादी होने वाली थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसे भी कहूँगी वैसे ही कर लेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया था कि क्या पिताजी को पता नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो भी मैं मर कर भी पूरा नहीं कर सकूँगी। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर दी और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया कि देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करे, मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम मुखिया जी से शादी कर ले, हाँ कर दे, तो अगले ही दिन तलाक ले ले और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। यही बात तुम्हारे मंगेतर को तो कह दी। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिसे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अगर वह तुमसे
सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी भी समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कशमकश में डालकर गए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कह दिया, अपने मंगेतर पीयूष को बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला कर सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि हम आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने पीयूष को और पिताजी को गांव के मुखिया की कही बातें बताई। उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को समझना था, शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर, या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा कि पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से में मेरी तरफ पलटा और घूमती नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? क्या उसको सदमा लगा था? और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानने बुझने पर भी उससे नज़रें चुराने लगी। मैंने उससे कहा, हाँ दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और उनको कर्जे में डूबा हुआ है। फिर एक ही दिन तो ऐसी बात है, हमारे सारे मसले दूर हो जाएंगे और फिर बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या यूँ तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए? इतना सा ही प्यार है तुमसे जो तुम्हें समझ में नहीं पा रहे हो। मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम हो पड़ा। वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था यह तो मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमज़ोर नहीं पड़ना था, सो मैं नहीं पड़ी और पिताजी ने मुखिया को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह सुनी तो वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने पर मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे पीछे नहीं हटना है। माँ की तकलीफ़ का भी मुझे अंदाजा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था। वह इस उम्र में कर्ज के टेंशन लेते लेते वक्त पहले से ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्के पर रही हूँ, माँ ने भी चुपचाप साध ली है। यूं ही एक हफ्ते के अंदर ही मेरा शादी तैयारियों से हो गया। मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारा दिन की थकी हारी मैं जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी जब खुली तब मैंने अपने कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक में कांटे आ गए। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा कि मेरा पति कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ दी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो, अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमाग की हालत पर शक हुआ। मैं जाते मना नहीं करना चाहती थी। पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वह मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होश हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी शादियां की है। बस तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसके बातें याद करके मैं रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वहाँ कहीं कुछ नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानियाँ मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए हैं। मालकिन ने उनको यहाँ कहकर वापस भेज दिया है कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी आए तब आओ। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा और मालिक ने आपके घर वालों को पैसे का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिला दिया है। नौकरानी की बातें सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख कर रो दूं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं मुखिया के किस मुँह से बहस करती जब मेरा ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच सोच कर हो रहा था।
उसे जब पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई है तो वह मुझे बेवफा समझेगा। और सोचने में मैंने पैसे की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में फंस गई हूँ। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खोल गया, जिसने एक रात की बात कहकर शादी की थी अब अपनी बात तो मुकर रहा है। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा, मैंने गुस्से में आकर उसका हाथ हटा दिया। बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुझे छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की जरूरत नहीं, मगर मैं क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुमसे सच बताओ तभी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी से अपने गुस्से को काबू पी लिया और कहने लगा, राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना मुझसे अगर तुमने बेवफाई की तो या अपनी जान लेने की कोशिश की भी तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे जैसे किसी मिट्टी में बंद हो गया। मैं यह बात तो भूल ही गई थी, मैंने अपने घर वालों के लिए शादी की थी और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा दिल किया कि मैं अपनी किस्मत पर फुट फुट कर रो लूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करना था ताकि उसे रंगे हाथों से पकड़ सकूं। मैंने चुपचाप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर बात नहीं की और उसकी यही बात मुझे परेशानी कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। इस 1 हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी, क्यों थी? मैं उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही था कि मैं उसे ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करता तो मैं कमरे से बाहर जाती। उसकी यह हरकत मुझे नाकाबिल गुजारती रही, मगर उसे जैसे मेरी परवाह ही न थी। उसने पूछने पर भी यह मुझे सच नहीं बताता था। बेहतर यही था उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे करते करते 15 दिन गुजर गए थे। कोई भी सुराग मेरे हाथ नहीं लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था मैं जैसे कभी हकीकत तो नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुटवा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे। मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ से न जाने कौन क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर मुझे कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बात का पता पीछा छुटवाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की हवक में मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरे दिमाग तेजी से काम करने लगा। जान चुकी हूँ कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका है। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बात की बेचारी लड़की को इसके चुंगल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना वह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने अपने पहले ही साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिमाग ने मना किया था, पर मैं दिल को मजबूर करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी। उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया, वहीं फिर कैसे फ़ोन आया बात पर।
वह किसी से बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने लगी। वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आग मिचौली में खेल से जान छूटने वाली है। कि उससे पहले मेरा पति मुझे देखता, मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो मैंने अपने पति के जाने के बाद मैं उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी थी, कहीं उन लोगों से ही कोई ना कोई हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी वह जानबूझकर ऐसे कर रहा था ताकि मैं समझ ना सकूँ और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूँ। अपने पति की इस सोच पर मैंने खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने से ज़रूरत नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई। कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सब को यहीं देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं एक दिन परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया। मुझसे उदास बैठा देखकर बोला, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम्हें लेकर कहीं जहाँ बाहर जाना है और तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों का जवाब वहीं पर दूंगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले ही मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी। घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था। मेरे बारे में पूछकर मुझे फुकरारा और ग्राउंड की तरफ ही आ गया। उसने मुझे चलने के लिए कहा। मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरे पति की भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की थी। गाड़ी स्टार्ट कर ली। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। वह जगह थी जहाँ खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नज़र में सामने आया जो किसी ने मेरी आंखों में मिर्च भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत थी महसूस हुई थी। जगह भी वहाँ मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस जगह से बाहर न निकलनी होती, मगर अब काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम पता ही नहीं चला कि कब सफ़र ख़त्म हुआ। अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देखता तो मैं गाड़ी में नीचे उतर गई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगी। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? बाबा जी और ये मेरा पति, इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूँ। अगर आपकी इजाज़त हो मैं शुरू कर दूँ? बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिरवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम लोग इजाज़त लेकर वहाँ से घर आ गए। मेरा पति ने घर नौकरों को छुट्टी दे दी, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने लगा। ऐसे करते करते मुझे डर लगने लगा। मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह
यह बस इतिहास थी ताकि कोई भी यह राज जान ना सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस और भी हाई फाई हो गई। मुझे लंगर बेड पर बैठा कर बोला, आज तक 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी थी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई थी। एक दिन मैं शिकार करने गया हुआ था, मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। अपने उस काम को इंतजार ज़्यादा बिजी था, मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था। फिर वह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करते देख मेरे पास आए और बोले, तुम पर जादू है और इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम इनको एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद। और मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, और कहा कि ऐसे तो मैं कभी अपनी असली वाली शादी नहीं कर सकूँगा। वह बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की देखभाल कर एक ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी शादी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कम हो गया था। फिर और किसी तरह दूसरी शादी की, इंसेक्शन जीत गया। तीसरी शादी पर इस तरह मैंने 12 शादियाँ की। धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया था। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूँगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह गया, उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, वो वहाँ नहीं मिले। शादी करके और तलाक दे के तंग आ चुका था। अब मैं बिस्कून की ज़िंदगी जीना चाहता था। मैंने दूर दूर तक छांक छानी बाबा को तलाश की ताकि मैं उसको पूछ सकूँ, कब तक मैं तलाक देता रहूँगा, शादी करता रहूँगा। कई महीने गुजरने के बाद मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चल गया। आनन फानन वहाँ पहुँचा तो जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के लिए बाद अगले ही दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा, अब तो मैं थक गया हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादियाँ करनी पड़ेगी ताकि मैं एक ही दफ़ा सबके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूँ। बाबा जी ने बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तब शादियाँ करते रहो, जब तक देते रहो, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली हो। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला आया। बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जब सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह यह होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। जब मैंने अपने दूसरे देखा तो मैंने दिल ने कहा कि तुम ही वही लड़की हो जो मेरी पत्नी बनकर यूं ही मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर मैं कुछ नहीं समझी थी। मुझे और भी कुछ खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था, वहां जाकर उसने कहा था कि वह लड़की जो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद हाथों पर वह बात पूछने लगा। इरादा किया, कहा कि मैंने यकीन कर लूँ कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है? इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा, अगर आज यह राज पूछ न सकी तो शायद कभी न पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने के लिए लेके गया ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं, पर यह बात मैं शक के बिना नहीं कह सकती थी। पर जब उसके मुंह से सुन लेती मजबूर थी। एक ऐसे इंसान के साथ शादी सारी जिंदगी नहीं रह सकती जिसको मेरे
कैरेक्टर पर पहले ही दिन शक हो। बेशक मैं अपने कंजीन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या पीयूष ने कभी भी अपनी हदें पार नहीं करने की कोशिश की। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती। अगर मैं शरीफ न होती तो मुझे भी अब तक तलाश मिल चुकी थी होती। यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात ही मुझे हॉस्पिटल ले गया, और मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ न समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी थी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वह है? तो देखो अपनी भाई कलाई पर जो निशान बना हुआ है, वही है राज जिसे मैं देखकर चौंक गया था। तुझे लेकर हॉस्पिटल चला गया था। पता चला इसको असली है या मुझे ख्वाब लग रहा है, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की का कलाई पर, कमर पर निशान होगा। तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले, और मुझे पता चला कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें वही लड़की हो जिसके तुम्हें तलाश थी, मेरी शादी हो चुकी है। मेरा होना सब्र का फल था। जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सब कुंवारी नहीं होती थी। बस इतनी कलाई को देखकर मैं तलाक दे देता था। अपने पति की बातें सुनकर मैंने इनकी आंखों में देखा और वहां दिखी सच्चाई देखकर मैं नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुम्हें पूछी ही नहीं। सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम वह सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे न दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला था। मैंने उसे पैसे दिए, तुम्हें मोहब्बत का उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुझे बार बार परेशान करके वापस अपनी तरह करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता था उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर मैंने अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर उसे माफ़ कर दिया। अब यह सब्र सुनकर उसकी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी। मुझे मेरी किस्मत में पीयूष जैसा लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया में सबसे मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपए दिया था। उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में कुछ बुराई न थी। अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादियां हो गई थी। मैं अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। रही बात पीयूष की, तो उसे तो भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था, पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस नेक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।